एक ऐसी दुनिया जहां पर इंसान और मशीन्स दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन इंसान है और कौन मशीन है। और अब ऐसे भी लोग हैं जो मशीनों से प्यार करते हैं, उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताते हैं। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रोबोटिक वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत में हमें आयरिस नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग कर रही होती है। तभी वो देखती है कि सामने एक लड़का है जिसका नाम जॉश है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहली नजर में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जॉश आयरिस को अपने दोस्तों के साथ एक रिजॉर्ट में घूमने के लिए ले जाता है, जहां पर इनकी मुलाकात केट नाम की लड़की से होती है जो कि असल में जॉश की दोस्त है। और उसके हाव भाव से साफ पता चलता है कि वो आयरिस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। यहाँ का जो ओनर होता है उसका नाम सरगई है। सरगई एक ड्रग डीलर है और वो बहुत ही अमीर भी है। इसी ने सब दोस्तों को यहाँ पर इनवाइट किया है क्योंकि हाल ही में उसकी केट से शादी हुई है। यहाँ पर एली और पैट्रिक नाम के दो लड़कों को दिखाया जाता है जो असल में कपल है। अब रात को इस सब के सब डांस करते हैं, गाना गाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब आयरिस उठती है तो जॉश से कहती है कि चलो झील के पास चलते हैं। जॉश कहता है कि तुम चलो, मैं नहाकर थोड़ी देर में आता हूँ। अब आयरिस अकेली ही झील के किनारे पहुंच जाती है जहां का नजारा बहुत ही सुंदर और पीसफुल होता है। तभी उसे अपने पॉकेट में एक चाकू मिलता है और वो सोचती है कि ये चाकू उसके पास कैसे आया। तभी वहां पर रिजॉर्ट का जो ओनर होता है जिसका नाम सरगई है वो आ जाता है। वो तुरंत अपना चाकू छुपा लेती है, फिर वहां से जाने लगती है। सरगई उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो अकेला यहाँ पर बोर हो जाएगा। आयरिस मना नहीं कर पाती। सरगई कहता है कि मेरी बैग पर लोशन लगा दो। आयरिस थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए लोशन लगा रही होती है। तभी सरगई उसका हाथ पकड़ लेता, उसे अपने करीब खींच लेता है। आयरिस बार बार कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन सरगई उसकी बात नहीं मानता और अब आयरिस एक बोतल से उसके सर पर वार कर देती है। वो गुस्से में आकर जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। आयरिस बचने की कोशिश करती है क्योंकि उसने बहुत जोर से उसका गला दबा रखा होता है। तभी वो अपने पॉकेट से चाकू निकाल कर उस पर वार कर देती है जिससे सरगई की मृत्यु हो जाती है। आयरिस खून में लथपथ होकर अपने दोस्तों के पास आती है और सब उसकी हालत देखकर घबरा जाते हैं। वो रोते हुए बताने लगती है कि सरगई ने अचानक मेरे साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया था, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा, पर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जॉश फौरन से कहता है शट डाउन हो जाओ और आयरिस एक मशीन की तरह स्विच ऑफ हो जाती है। फिर सब लोग आयरिस को कुर्सी से बांध देते हैं जैसे कि वो कोई खतरा बन चुकी हो। तभी एली आकर जॉश से पूछता है कि ये किसी की जान कैसे ले सकती है और उनकी बातों से एक शॉकिंग बात पता चलती है। आयरिस बिल्कुल इंसानों की तरह दिखने वाली एक रोबोट है जो जॉश की हर एक कमांड को फॉलो करती है। फिर जॉश एली को बाहर भेजकर इरिस को फिर से ऑन करता है। इरिस घबरा कर कहती है मैंने जानबूझकर नहीं मारा, वो मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। जॉश कहता है कि तुम्हें उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी, वो तुम्हें मार नहीं सकता था क्योंकि तुम एक रोबोट हो। आयरिस उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमने बहुत सारे खूबसूरत पल एक साथ गुजारे। जॉश कहता है कि तुम सिर्फ एक प्रोग्राम हो और मेरे साथ जुड़ी तुम्हारी सारी यादें भी प्रोग्राम की गई हैं। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है और हमें वो दिन दिखाया जाता है जब हाईटेक रोबोटिक कंपनी वाले आयरिस को जॉश के घर लाए थे। उन्होंने कहा था कि आयरिस एक ह्यूमन लाइक रोबोट है और उसे इतने एडवांस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि उसे खुद भी नहीं पता चलेगा कि वो एक रोबोट है। और जब किसी इंसान के साथ उसे पेयर यानी कि जोड़ा जाएगा तो वो इमोशनली उसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाएगी, वो उससे बहुत प्यार करेगी। कंपनी वाले जोश को आयरिस के बारे में सब कुछ समझा देते हैं कि कैसे वो अपने स्मार्टफोन से आयरिस को अपने कंफर्ट के मुताबिक कंट्रोल कर सकता है। फिर पेयरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आयरिस बिल्कुल एक लाइफ पार्टनर की तरह जॉश के साथ रहने लग जाती है और उसे ऐसे सेट किया जाता है जिससे आयरिस को लगा कि वो जॉश के साथ कई साल बिता चुकी है, लेकिन असल में इन दोनों को कुछ ही हफ्ते एक दूसरे के साथ हुए हैं। रोबोटिक कंपनी ने प्लान के मुताबिक इन दोनों को एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलवाया था ताकि आयरिस की मेमोरी में फीड रहे कि ये दोनों नेचुरल तरीके से मिले हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर जॉश कहता है कि तुम्हारी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो पानी है जो इमोशनल होने पर बाहर आने के लिए सेट किए गए हैं।
आयरिस रोते हुए कहती है कि तुम कुछ भी कहो, फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसी दौरान केट वहां पर आकर कहती है कि तुम अभी तक इससे बकवास क्यों कर रहे हो, इसे जल्दी शट डाउन करो। फिर जॉश केट को एक कमरे में ले जाता है और इनकी बातों से पता चलता है कि ये सब पहले से प्लान किया गया था। सरगई की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि जॉश और कैट ने मिलकर प्लान किया था ताकि उसे मरवा कर उसकी सारी प्रॉपर्टी और पैसा लेकर भाग सके। जॉश कहता है कि तुमने सरगई की वाइफ बनकर जिस तरह एक्टिंग की, इससे हमारा रास्ता साफ हो चुका है और अब रोबोटिक कंपनी के लोगों के आने से पहले मैं आयरिस को रीसेट कर दूंगा। वो सब कुछ भूल जाएगी और हम सारा इल्जाम उसी पर डाल देंगे। वहीं आयरिस समझ चुकी है कि ये उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसीलिए इनसे बचने के लिए किसी तरह से वो कुर्सी से गिरकर घिसटते हुए चाकू के करीब पहुंचती है और खुद को आजाद कर लेती है। तभी अचानक जॉश वहां जाता है। वो फौरन उसे मारकर बेहोश कर देती है और मौका मिलते ही जॉश का स्मार्टफोन लेकर सीधा जंगल की तरफ भाग जाती है। इधर एली को अब पूरा मामला समझ में आ चुका है। जॉश उसे बताता है कि चाकू आयरिस की जेब में उसी ने रखा था और सरगई के $100 मिलियन पाने के लिए ये सब कुछ उन्होंने प्लान किया था और अब कंपनी वालों के आने से पहले पेन ड्राइव के जरिए उसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, पर सबसे पहले उसे पकड़ना होगा। इसके बाद ये एली के साथ सरगई की तिजोरी को खोलते हैं जहां सरगई ने $100 मिलियन रखे हैं। जॉश कहता है कि हम इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे, लेकिन एली तुरंत कहता है कि 4 हिस्से होंगे क्योंकि उसका जो पार्टनर है पैट्रिक, उसे भी हिस्सा देना होगा। जॉश गुस्से में बोलता है नहीं, सिर्फ 3 हिस्से होंगे। ये सुनते ही एली पैट्रिक के पास जाकर उसे शट डाउन कर देता है, जिसका मतलब ये है कि पैट्रिक कोई इंसान नहीं, वो भी एक रोबोट है। असल में एली एक गे है और पैट्रिक बिल्कुल आयरिस की तरह किसी दूसरी कंपनी का रोबोट है जो एली के साथ पूरी तरह से लिंक्ड है। और अब केट एली को समझाती है कि $100 मिलियन में से $33 मिलियन तुम्हारे हो जाएंगे। बस आयरिस को ढूंढने में हमारी मदद करो, नहीं तो इस रिजॉर्ट में सिर्फ हम 3 ही इंसान हैं और पुलिस केस हो गया तो हम तीनों फंस जाएंगे। कुछ सोचने के बाद एली मान जाता है। तिजोरी के अंदर एक गन भी होती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर वो दोबारा से पैट्रिक को ऑन करने के बाद आयरिस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं आयरिस को दिखाते हैं जो भागते हुए जंगल में काफी अंदर आ चुकी है। वहां वो जॉश के फोन को ऑन करती है, डिवाइस कंट्रोल में जाकर वॉइस कमांड ऑफ कर देती है और अपने सिस्टम के इंटेलिजेंस ऑप्शन को 40% से बढ़ाकर 100% कर देती है, जिसके बाद उसके अंदर सोचने की और भी ज्यादा शक्ति आ जाती है। यानी कि अब वो जो भी फैसले करेगी वो पहले से ज्यादा बेहतर होंगे। वहीं हमें उन चारों को दिखाया जाता है जो जंगल में पहुंच चुके हैं। जॉश के कहने पर वो दो की टीम में अलग अलग होकर जंगल में फैल जाते हैं ताकि आयरिस को जल्दी ढूंढ सके। कुछ देर बाद एली और पैट्रिक को देखते हैं। आयरिस एक पेड़ के पीछे छुप जाती है, वो दोनों उसे देख नहीं पाते। एली पैट्रिक को बताने लगता है कि जॉश और कैट ने पहले ही सरगई को मारने का प्लान बना रखा था और उन्होंने आयरिस को इसीलिए खरीदा ताकि उसका इस्तेमाल करके सरगई को मरवा सके। उन दोनों ने बहुत बड़ा क्राइम किया है और मजबूरन मुझे भी उनका साथ देना पड़ रहा है, पर तुम टेंशन मत लो, मैं जॉश की तरह नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आयरिस ने छुपकर सारी बातें सुन ली है। जॉश की असलियत उसे समझ में आ चुकी है। तभी जॉश का फोन जो उसके पास होता है वो वाइब्रेट करने लगता है, जिससे एली समझ जाता है कि आयरिस यहीं पर है। वो फौरन गन निकालकर फायर करता है, पर आयरिस बचकर भागने लगती है, लेकिन एली दौड़ते हुए सामने से जाकर उससे टकरा जाता है और दोनों ढलान से नीचे गिर जाते हैं। गन इनसे थोड़ी दूर थी, जिसे लेने के लिए दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और तभी गलती से ट्रिगर दब जाता है, जिससे गोली चलती है। गोली एली को लग चुकी है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब गन की आवाज सुनकर बाकी तीनों उनके पीछे पड़ जाते हैं, पर आयरिस भागते हुए वापस रिजॉर्ट पहुंच जाती है। जॉश के पकड़ने से पहले वो उनकी इलेक्ट्रिक कार में बैठ जाती है, लेकिन कार सिर्फ जॉश के वॉइस कमांड पर चलती है। तो आयरिस तुरंत फोन से अपनी वॉइस सेटिंग बदलकर जॉश की फ्रीक्वेंसी में सेट कर लेती है। जॉश कार की विंडो तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वॉइस कमांड मैच हो जाती है, जिससे कार स्टार्ट हो जाती है। आयरिस कार लेकर वहां से निकल चुकी है। जॉश समझ चुका है कि आयरिस सब कुछ गड़बड़ कर देगी, इसीलिए अंदर आकर वो सरगई का फोन उठाता है और अपनी कार की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। इससे सिस्टम तुरंत कार को रोड के किनारे रोक देता है और फिर जॉश सरगई के फोन से आयरिस को कॉल करता है। वो कहता है कि प्लीज वापस आ जाओ,
मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सारी गलती मेरी थी, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हारे अंदर सब कुछ रीसेट हो जाएगा, तो हम फिर से एक साथ रहेंगे। पर आयरिस मना कर देती है कि मैं अब तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, तुमने मेरा इस्तेमाल करके सरगई को मरवाया, जो मुझे पता चल चुका है। अब मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगी, पर वापस तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। जॉश अब गुस्से और डर में एली के फोन को यूज करके पैट्रिक के अंदर मॉडिफिकेशन करता है। उसके एंगर मोड को वो 100% कर देता है और फिर एली के फिंगरप्रिंट से पैट्रिक को रिबूट कर देता है। इसके बाद पैट्रिक जैसे ही जॉश को स्कैन करता है तो दोनों के बीच वही लव लिंक क्रिएट हो जाता है जो पहले आयरिस और जॉश के बीच हुआ था। जॉश उसे मैनिपुलेट करता है कि आयरिस हमें आपस में लड़वा कर अलग करना चाहती है, इसीलिए तुम्हें जाकर उसे मेरे पास लाना होगा। दूसरी तरफ आयरिस कार की विंडो को तोड़कर किसी तरह से बाहर आ जाती है और तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता है। वो पास आकर पूछताछ करने लगता है तो आयरिस ना चाहते हुए भी सब कुछ सच बताने लगती है, क्योंकि उसकी सेटिंग में झूठ बोलने का कोई ऑप्शन नहीं था। ऑफिसर को लगता है कि वो सरगई के घर जाना चाहती है, पर अब वो असली बात बताती है कि मैंने सरगई को मार दिया और मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे मारना चाहते हैं। ये सुनते ही पुलिस ऑफिसर उसे खतरा समझकर अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक पैट्रिक वहां पर आ जाता है और बिना कुछ सोचे समझे पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसे मार डालता है। आयरिस भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जॉश के फोन से उसे शट डाउन कर देता है और वापस रिजॉर्ट में ले आता है। केट और जॉश उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पुलिस कार से आयरिस को लेकर आया था। केट समझ जाती है कि सब कुछ हाथ से निकलने वाला है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी पैसों को बैग में भरने लगती है। जॉश से कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, क्योंकि मामला पुलिस तक पहुँच चुका है। जॉश उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती। तभी जॉश पैट्रिक को कमांड देकर उसे रोकने के लिए कहता है, लेकिन पैट्रिक, जिसका 100% एंगर मूड ऑन है, वो उसे रोकने के लिए चाकू से उस पर हमला करता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जॉश अपनी जान बचाने के लिए सारी डेड बॉडीज को छुपा देता है और फिर आयरिस को ऑन करता है, लेकिन आयरिस के हाथ बंधे होते हैं, जिससे वो कुछ नहीं कर पाती। जॉश कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा मॉडिफाई करके वापस अपनाना चाहता था, पर अब लगता है कि तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। आयरिस कहती है कि मैं अब भी उस जॉश से प्यार करती हूँ, जिसकी यादें मेरे अंदर डाली गई थी, पर अफसोस कि इंसान लालच में आकर कितना कुछ कर लेता है। लेकिन जॉश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसकी इंटेलिजेंस लेवल को 0 कर देता है, जिससे अब आयरिस के अंदर कोई सोचने समझने की क्षमता नहीं बचती और वो फिर से जॉश के कमांड पर चलने लगती है। फिर जॉश उसके हाथ के नीचे एक मोमबत्ती रख देता है और उसका हाथ जलने लगता है। इसके बाद पैट्रिक पानी डालकर आग बुझा देता है और जॉश के कहने पर आयरिस के हाथ में एक गन दे देता है। अब जॉश उसे कमांड देकर खुद पर गोली चलाने के लिए कहता है, जिसके बाद आयरिस ट्रिगर दबा देती है और डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर जाती है। कुछ देर के बाद जॉश कंपनी वालों को फोन करता है। वो आयरिस को लेने पहुंच जाते हैं। वो एकदम साफ कहानी सुना देता है कि सब कुछ आयरिस ने किया है। शायद उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुई और उसने तीनों लोगों की जान ले ली, और पैट्रिक, जिसे जॉश ने पुलिस ऑफिसर बना दिया था, वो भी हाँ में जवाब देता है। रोबोटिक कंपनी वाले उसकी कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। जॉश सोच रहा था कि उसका प्लान कामयाब हो गया है, लेकिन असली खेल अभी शुरू होता है। जाते जाते कंपनी का आदमी कहता है, आयरिस के अंदर जो भी गड़बड़ी हुई थी हमें जल्दी पता लग जाएगा, क्योंकि हमने आयरिस की डेटा ड्राइव को उसकी कमर के पास लगाया है। हम उसे रिकवर कर लेंगे और अब तक की सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। ये सुनकर जॉश डर जाता है और फिर कंपनी वाले आयरिस को वैन में डालकर उसके रिबूट प्रोसेस को शुरू कर देता है। वहीं जॉश को समझ में आ चुका है कि उसका भेद खुलने वाला है, इसीलिए पैट्रिक को भेजता है ताकि वो उन दोनों को मारकर आयरिस को वापस ले आए। सबसे पहले वो ड्राइवर को मार देता है और ये देखकर उसका जो दूसरा साथी होता है वो जंगल में भाग जाता है और अब पैट्रिक उसकी तलाश में जंगल में उसका पीछा करता है और इसी दौरान आयरिस का रिबूट पूरा हो जाता है, जिससे वो होश में आ जाती है और अब वो एक टेजर गन लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां पर पैट्रिक ने उस आदमी को पकड़ा हुआ है। वो टेजर गन यानी कि इलेक्ट्रिक गन से उस पर फायर करती है, पर पैट्रिक पर इसका कोई असर नहीं होता और अब वो आयरिस के ऊपर हमला कर देता है। तभी आयरिस उसे बताने लगती है कि तुम एली से प्यार करते थे, जिससे तुम पहली बार मिले थे, पर जॉश ने तुम्हारे प्यार को मार दिया और अब खुद उसकी जगह लेकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। पैट्रिक सोचने लगता है तो पल भर में उसकी यादें वापस लौट आती है,
पर जब उसे एहसास होता है कि उसका असली प्यार मर चुका है तो वो खुद ही अपने आप को खत्म कर देता है। वहीं जॉश को दिखाते हैं जो सारे पैसे लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां पर आयरिस पहुंच जाती है, जिसे देखकर जॉश उसे अपने फोन से शट डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद नहीं होती। रिबूट होने के बाद वो जॉश के फोन से उसके सिस्टम से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। जॉश बहुत डर जाता है, इसीलिए वो उसे इमोशनल करने के लिए कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती क्योंकि तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो। आयरिस थोड़ी देर के लिए रुकती है, जिससे जॉश को मौका मिल जाता है। वो उसके ऊपर हमला कर देता है। आयरिस मार खाने का नाटक करती है, जिस दौरान वो बोतल खोलने वाले कॉक स्क्रू को अपने पास रख लेती है। और जब जॉश बिल्कुल उसके डेटा ड्राइव सिस्टम पर शूट करने वाला होता है, तभी आयरिस उसके सर पर कॉक स्क्रू मारती है, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। आयरिस कभी नहीं चाहती थी कि वो खुद अपने प्यार को खत्म करे, क्योंकि उसका सिस्टम जॉश को प्यार करने के लिए सिंक किया गया था। लेकिन इतने ज्यादा एडवांस सिस्टम होने की वजह से उसे इंसानों की तरह सोचने पर उसके सिस्टम ने मजबूर किया, और अब उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए वो कार में बैठकर सारे पैसे लेकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए यहाँ से निकल जाती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।